Good evening, friends. Today we are discussing about one of the most important disease, that is the hepatobiliary disease and its Ayurvedic management. When we speak about hepatobiliary diseases in Ayurveda, we have got three different terms: कामला, कुंभ कामला and halima. इन तीन नामों से आयुर्वेद में लिवर के डिजीजेस को समझाया गया है। कामला एक काफी कॉमन डिजीज है। ये एक डिजीज नहीं पर एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो अलग अलग सिम्टम्स या फिर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें काफी अलग अलग रोग आते हैं। लिवर की अलग अलग कंडीशन जिसमें हेपेटोसेल्स की प्रॉब्लम हो, फैट डिपोजिशन की प्रॉब्लम हो लिवर टिश्यूज में, या फिर बिलियरी रेडिकल्स में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो, तो इन सबको हम एक कॉमन प्रेजेंटेशन से हम जानते हैं, जहाँ पर लिवर बाइल उत्पन्न नहीं कर सकता और ये बाइल ब्लड में ऐड होता जाता है और इसके कारण शरीर में पीलापन आता है, जिसे हम कामला कहते हैं। कामला शब्द जो है ये पड़ता है कामान लयति इति कामला। काम करने की शक्ति यहाँ पर कम होती जाती है, काम की शक्ति कम होती है। और जब लिवर डिजीज हो, जब लिवर की प्रॉब्लम हो, तो फटीग जल्दी लगती है और लिवर के खुद के सिम्टम्स जो है ये काफी कम स्पेसिफिक नहीं होते हैं और ये अलग अलग सिम्टम्स से इनके मालूम पड़ता है, जिसमें बुखार हो सकता है, इक्टरस हो सकता है, येलोनिंग आ जाएगी, तो इससे हमें मालूम पड़ता है। ये सिम्टम लिवर डिजीज के सिम्टम ऑफन जो है ये अनक्लियर होते हैं। ये क्लियरली एग्जिबिट जब लिवर की काफी ज्यादा डैमेज होगी और 90% से ज्यादा जब लिवर की डैमेज होगी उसी के बाद मालूम पड़ता है, तब तक इसके सिम्टम जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। जब हम बात करें कि भाई किस प्रकार से ये हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन कब हो रही है, तो इसे कामला में बाइल पैथोलॉजी या फिर बाइल पाथवे कहते हैं। खून बाइल जो है ये खून की आठ पैदाश है, इसकी एंड प्रोडक्ट है। जब खून स्प्लीन में हीमोग्लोबिन स्प्लीन में डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें से बिलीरुबिन सॉरी ग्लोबिन और हीम पार्ट अलग पड़ते हैं और ग्लोबिन में से जो है ये प्रोफायरेंस अलग पड़ती है और ये लिवर में आकर के बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन होते हैं और ये उसके बाद जो है वो लिवर के माध्यम से इंटेस्टिन्स में जाते हैं, जो फैट को डिपोजिशन का काम करते हैं, फैट को डाइजेशन का काम करते हैं, एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, पाचन में ये रोल प्ले करते हैं और उसके बाद फिर से जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो है ये पाथवे बनती है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसको पित्त प्रकोप के कारण ये बताया गया है। और कंटेम्प्रेरी मेडिसिन में देखें तो लिवर डिजीज इन्फेक्शंस के कारण, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। उसके बाद आज जो कॉमनली दिखाई देता है वो है वायरल इन्फेक्शन, वायरल ए, वायरल बी, सी, डी, ई। तो इतने वेराइटीज हमको जो है वो मिलते हैं। उसमें से बी, सी ये ब्लड से या पेरेंटल रूट्स के स्प्रेड होते हैं। बाकी के ए वगैरह जो है ये डाइट फैक्टर्स के कारण, कॉन्टामिनेटेड वाटर वगैरह के कारण ये होते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक गोइटर। ये मेडिसिन के ओवर यूज के कारण, केमिकल के ओवर यूज के कारण, कीमोथेराप्यूटिक्स के ओवर यूज के कारण, या फिर CCl4 टॉक्सिन्स जैसी कंडीशन के कारण ये होती है। इवन आज जो फूड के साथ जो केमिकल्स यूज होते हैं एज ए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उस वो भी जो है वो फूड चेन में आते हैं और ये दिक्कत करते हैं। सिमिलरली जो मॉस्किटो को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो भी फूड चेन में आकर के ये लिवर डिजीज ये कर सकते हैं। रिसेंटली 2020-21 में कुछ एक कंडीशंस ऐसी आई थी। 2019 में कुछ एक केसेस गोवा में देखे गए थे, जहां पर ये मालूम पड़ा कि मेडिसिन के कारण ये हो रहा है और उस पर न्यूज़पेपर में लिख दिया कि आयुर्वेद मेडिसिन के कारण ये हुआ था। बट इनफैक्ट जब उसकी पूरी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति था वो एक खेती करने वाला था और उनमें पाए जाने वाले जो केमिकल्स थे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स थे, उनके परिणाम स्वरूप ये लिवर डैमेज हुई हो ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। और लास्टली इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार से लिवर डिजीज ये होती हुई दिखाई देती है। कामला की अगर हम बात करें तो कामला में आयुर्वेद में दो प्रकार के कामला की बात बताई है। एक होता है लिवर
से पहले होने वाली कंडीशन और लिवर में होने वाली कंडीशन, जहाँ पर खून अत्यधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय होता है, इनमें हिमोलिटिक कंडीशंस आती हैं जो ब्लड विद इन द स्ट्रीम ही ब्रेक डाउन हो जाता है और ये लिवर पर बिलीरुबिन का प्रेशर बढ़ाती है, जिससे जो है ये लिवर डैमेज होता है। दूसरा, लिवर की खुद की प्रॉब्लम होने के कारण ये होता है। और तीसरा प्रॉब्लम शाखा कामला, जहाँ पर बाइल बनने के बाद ये जीआई ट्रैक्ट तक नहीं जा सकता, जो एक्यूमुलेशन के कारण प्रॉब्लम होती है। तो लिवर डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर और बाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, बाइल डक्ट की जो प्रॉब्लम है, इन तीन को जब हम इकट्ठा करते हैं तो लिवर डिजीज एज अ होल हमें दिखाई देता है। सिमिलरली उदर रोग में भी ऐसी बातें हैं कि जो लिवर को ही इन्वॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आज हमें मिलने वाले फैटी लिवर डिपर, फैटी डिपोजिशन ऑफ लिवर, टॉक्सिक फैटी डिपोजिशन ऑफ लिवर और सिरोसिस ऑफ लिवर, ये डाइट के कारण होता है। ये केवल अल्कोहल से होता हो ऐसा नहीं है। जब हम भादव निदान पढ़ते हैं, और ये बेसिकली सुश्रुत में ही वर्णित है, चरक ने भी उसका थोड़ा जो है वो निर्देश दिया है कि जब व्यक्ति स्नेह युक्त आहार, यस्य स्नेह पिनिवोक्ता वांतो विरुक्तो तथा तो जब व्यक्ति एक्सेसिव फैटी फूड खाता है और उसके बाद ठंडा पानी पीता है, तो लिवर पर डिपोजिशन सीधा जो है वो उदर रोग होता है। ये पॉसिबिलिटी या फिर ये प्रक्रिया लिवर डैमेज होने के बाद होती है, जब एंड स्टेज में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि उदर रोग में जब ये डाइट के रिलेटेड फैक्टर्स के कारण सीधा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो ये लिवर डैमेज के कारण ये होता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि कामला या फिर उदर रोग ये आयुर्वेद में बताए गए जो लिवर डिसऑर्डर्स के साथ हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी आयुर्वेद के हिसाब से। जब हमने बात की थी तो बताया गया था कि पांडु रोगी तो युत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम वत्सु मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। तो पित्त यहाँ पर एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है, और रिटर्न फूड मटेरियल्स के कारण, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के कारण फैट डिपोजिशन होता है, और उसके परिणाम स्वरूप लिवर डैमेज होता है। इसकी अगर सिम्टोमेटोलॉजी की हम बात करें तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी बॉडी से मीन्स आंख है, नील्स है, यूरिन है, स्किन है, वहां पर हारिद्र वर्णता या फिर दैट इज येलोइश ग्रीनिश येलो डिस्कलरेशन या फिर येलो डिस्कलरेशन ये होता है, और फेस जो है वो लस्टरलेस होता है। ये सिम्टम्स जो है ये होते हैं। और जब स्टूल पास होता है और बाइल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूल जो है वो क्ले कलर का आता है, और इसमें एक्सेसिव फैट जो है ये रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स जो है ये बताए गए हैं। जब हम बात करते हैं इसके एडवांस स्टेज की, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं, और सिरोसिस ऑफ लिवर में पहले इनिशियल कंडीशन पेशेंट कंप्लेंट लेकर के आ सकता है, दैट इज दी हेमेटोमेसिस, जहां पर खून की उल्टी हो रही है, और पेशेंट केवल एक सिम्टम लेकर के आएगा, और उसको जब हम एग्जामिन करते हैं तो जब हम लिवर एरिया को देखते हैं तो लिवर एरिया श्रिंक होता है, या फिर लिवर एरिया जो है वो उसकी साइज बढ़ जाती है, जिससे स्प्लेनो हिपेटोमेगेली कहते हैं। और ऑन द लेफ्ट साइड जब हम एग्जामिन करते हैं तो वहां पर स्प्लीनोमेगेली साथ में होती है, तो स्प्लीन भी जो है वो बढ़ी हुई होती है। जब ये कंडीशन हो तो उसके साथ साथ ओवरऑल ग्रेथ जो है ये एब्डोमेन की बढ़ जाती है, और एब्डोमिनल ग्रेथ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन का होता है। जब एब्डोमेन से आने वाला खून लिवर में पूरी तरह से नहीं जाता है, जिसे पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और उसके कारण जो पोर्टल वीन्स का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, और पोर्टल हाइपरटेंशन के परिणाम स्वरूप स्टमक के ऊपर का जो एरिया होता है वहां पर खून इकट्ठा होने लगता है, और वो जो खून बाहर निकलता है, पेट में निकलता है, तो ये उल्टी के रूप में आता है, जिसे हेमेटोमेसिस कहते हैं। और यही अगर लोअर एब्डोमेन में हो तो इसमें पेशेंट को फ्रैंक ब्लड नहीं आता, पर पेशेंट में मेलिना टारे स्टूल्स आते हैं। जब ये हेमोरॉइड्स या फिर ब्लड ब्लीडिंग जो है ये टर्मिनल एरिया में हो, सिग्मोइड के एरिया में हो,
एनस के एरिया में, तो वहां पर फ्रैंक ब्लड आता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है कि जहां पर लिवर के डैमेज के कारण, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पेशेंट हमारे पास पाइल्स की कंप्लेंट लेकर भी आ सकता है। तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो या फिर ब्लीडिंग हो, तो वहां पर हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है, लिवर की कोई डिजीज है, सरोसिस वगैरह है, सब क्लिनिकल जॉन्डिस है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसको हम पेशेंट को एग्जामिन करके ये निर्णय करते हैं। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ एक केसेस मेरे पास आए हैं जहां पर हेमोलिटिक एनीमिया विद जॉन्डिस को हमने सक्सेसफुली आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ये ट्रीट किया था। तो ये जो हमारे पास पेशेंट आए थे उनको कोष्ठ शाखाश्रित कामला मान करके इनकी ट्रीटमेंट दी थी, और उनमें गुड़ूची स्वरस गौमूत्र के साथ, गौमूत्र हरितकी के साथ इनको जो है ये दिया गया था। द्राक्षा जल प्रवाल पिष्टी के साथ 3 बार दिन में दिया गया था। शतावरी यष्टि में तो सप्तामृत लो शहद के साथ दिया गया था, और अमल की रसायन संपत्ति ये दी गई थी। जब हम उनकी चेंजेस देखते हैं, पैरामीटर्स को देखते हैं, तो यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन में टोटल सीरम बिलिरुबिन और डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, इन दोनों में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है विद इन 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। और हीमोग्लोबिन जो कि 9 ग्राम था, दैट ग्रेजुअली इंक्रीज टू 11। ये नॉर्मल तो नहीं है, पर इट इज नियर टू नॉर्मल। सिमिलरली अल्कलाइन फॉस्फेटिज लेवल में भी जो है ये काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। इट्स डजंट रिटर्न बैक टू मिड नॉर्मल रेंज, बट ये स्लाइटली हायर रेंज पर था। पर दैट वाज द इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व विद द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब इसकी हम बात करें, समराइज करें, तो देयर इज अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन लिवर फंक्शन, रिडक्शन इन हीमोलिसिस एविडेंट फ्रॉम द क्लिनिकल टेस्ट। कॉम टेस्ट नहीं करवाया था ताकि हमें जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम पड़ सकते। तो जनरल हेल्थ गॉट इम्प्रूव्ड with returning to normal activity without major difficulties। तो ये हमें क्लिनिकल सक्सेस मिली थी। दूसरी क्लिनिकल सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो दैट वाज इन द पेशेंट डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस बी, और उनको इसोफेजियल वेराइसिस। तो इसोफेजियल वेराइसिस था, तो इसका मतलब साफ था कि उनको लिवर सिरोसिस, अर्ली सिरोसिस था, सब क्लिनिकल सिरोसिस उसमें ये था। और उस पेशेंट को हमने सरक्ताक्षी मुखच्छर्दी विणमूत्र यश्चताम्यति, इस आधार पर हमने इसको कंसिडर किया था, और उसको ट्रीटमेंट में रुद्रपथ कामला की ट्रीटमेंट में जिस प्रकार से हम पित्त को चैनलाइज करते हैं, आप पित्त रागा चक्रोत, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। उसको हम ट्रीट करने के लिए त्रिकटु और संगभस्म को हमने अदरक का रस, नींबू का रस और शहद के साथ मिला करके दिया था। उसके साथ ये मेडिसिन और फलत्रिका अधिकार जो पांडु कामला अध्याय में भाव प्रकाश ने बताया है, उसको हमने यूज किया था। ट्रीटमेंट करीब करीब 1 साल तक हमने जो है ये दी थी, और उनको काफी अच्छा हमें लाभ मिला था। ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस का पेशेंट है। पेशेंट बेसिकली एपिलेप्टिक फिट्स की मेडिसिन ले रहा था, टेग्राटॉल पर था, और टेग्राटॉल और उसके डेरिवेटिव्स के कारण पेशेंट को हेपेटिक टॉक्सिक हेपेटिक चेंजेस हुए थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती गई, और पेशेंट मेरे पास इक्टेरस की सिम्टम्स के साथ, इक्टेरस और पर्टूसिस के सिम्टम्स के साथ, इसीलिए रीचिंग की कंप्लेंट के साथ पे आया था। और उस समय उनका एसजीपीटी और अल्कलाइन फॉस्फेटीज और सीरम बिलिरुबिन का, सीरम बिलिरुबिन वाज 20, और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है ये 9 था, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी काफी। तो दिट वाज अ क्लियर केस ऑफ टॉक्सिक हेपेटाइटिस। और यहाँ पर उनकी एसजीपीटी भी जो है वो 5000 प्लस थी। अल्कलाइन फॉस्फेटीज वाज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, दैट इज 500, नियर टू 500 था। और जब उनका सोनोग्राफी करवाए तो वहां पर जो है वो टॉक्सिक चेंजेस हमको जो है वो देखने को मिले थे। नाउ द ट्रीटमेंट वी गॉट एंड वी these are the marginal hepatomegaly with altered liver echo pattern। तो ये इनका जो है ये ऑब्जर्वेशन था। पेशेंट को शाखाश्रित कामला वंश अगेन उसको डायग्नोस किया गया। फलत्रिकाधिकवात 15 ml ट्वाइस अ डे, त्रिकटु शंखभस्म शहद के साथ दात्री लो और चंद्रकला दिन में 3 बार दी गई थी, और शतावरी यष्टि का कॉम्बिनेशन और
एलोवेरा, इनको जूस दिया गया था। अब सीरम बिलिरुबिन में देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज विद इन 3 month of treatment. Total bilirubin and indirect bilirubin both reduced, alkaline phosphatase is reduced. तो इस प्रकार से हमें पेशेंट में लाभ मिलते हुए देखने को मिलते हैं। अब किस प्रकार से हम